नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो मौर्य उत्तर काल के बारे में है। इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें हमने मौर्य काल के बारे में जाना था। अगर हमने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे देख लीजिए, तभी आपको इस टॉपिक के बारे में पता चलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस टॉपिक से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मौर्य काल में मैंने आपको कहा था कि पूरे भारत को एक प्रशासनिक इकाई में बांध दिया था मौर्य काल ने। पर जब मौर्य काल खत्म होता है तो पूरे भारत में अलग अलग राजवंश फिर से पैदा होने लग पड़ते हैं और कई ऐसे राजवंश थे जो बाहर से भी यहाँ पर आए थे। तो इस समय में प्रशासनिक इकाई टूट जाती है और कई सारे भागों में भारत बंटना शुरू हो जाता है। पहले जैसा नहीं रहता जैसे मौर्य काल में था, पूरा भारत एक था और एक ही प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर चलती थी। अब ये बिखर चुका था। तो सबसे पहले मौर्य उत्तर काल में शुंग वंश आता है। ये शुंग वंश उसी ने स्टार्ट किया था जिसने मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या की थी और शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। तो इस वंश का शासक था पुष्यमित्र शुंग, जिसने शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश में ऐसा हुआ कि बौद्ध धर्म का जो प्रचलन था वो अब कम होता चला गया और इसके स्थान पर हिंदू धर्म प्रचलन में आ गया, यानी कि स्नातक धर्म जो था वो प्रचलन में आना शुरू हो गया। इसके बारे में हमें अभिलेखों से पता चलता है। जैसे कई सारे अभिलेख मिले हैं जिनमें ये लिखा गया था कि इस समय में ऐसे यज्ञ करवाए जाते थे, जैसे राजसी यज्ञ हो गया, फिर अश्वमेध यज्ञ हो गया, जिसके बारे में मैंने आपको वैदिक काल में पढ़ाया था। तो उसी तरीके से यहाँ पर यज्ञ प्रचलन में आने शुरू हो गए। तो ये स्नातक धर्म इस समय में सबसे प्रचलन में आ गया। इस समय में एक पाणिनि नामक के व्यक्ति रहते थे जिनकी रचना थी अष्टाध्यायी, और यहाँ पर पतंजलि नामक एक ऋषि रहते थे जो योग दर्शन के संस्थापक थे। तो इनकी एक रचना थी महाभाष्य। तो इनसे पेपर में क्वेश्चन बनता है कि अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? तो पाणिनि जी ने की थी। और महाभाष्य की रचना किसने की थी? तो पतंजलि जी ने की थी। इस समय कालिदास जी का एक नाटक था मालविकाग्निमित्रम, जिसमें पुष्यमित्र शुंग का बेटा था अग्निमित्र और इसकी एक प्रेमिका थी मालविका। तो इनकी प्रेम कथा के बारे में मालविका अग्निमित्रम में लिखा गया था और इसकी रचना जो की थी वो कालिदास जी ने की थी। तो इससे कई बार क्वेश्चन बन जाता है। सर्वाधिक इस वंश में जो आक्रमण हुए थे वो यूनान के लोगों के हुए थे। शुंग शासक भागभद्र के दरबार में एक यूनानी शासक ने एक राजदूत भेजा था जिसका नाम था हेलियोडोरस। तो इस हेलियोडोरस ने विदिशा यानी कि मध्य प्रदेश में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि गरुड़ स्तंभ की स्थापना किसने की थी? तो हेलियोडोरस ने की थी। और ये जो मध्य प्रदेश में स्थित है और ये इस तरीके से दिखाई देता है। इसे स्थानीय भाषा में खाम बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बारे में भी आप जानकारी रखिए। शुंग वंश के अंतिम शासक थे देवभूति। देवभूति की हत्या जो की थी वो वासुदेव ने की थी और इसके स्थान पर कण्व वंश की नींव रखी थी। इस वंश से 4 या 5 पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे हेलियोडोरस जिसने गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी, तुलसीदास जी के बारे में पूछ सकते हैं, मालविकाग्निमित्रम जिनकी रचना थी, पाणिनि जिनकी रचना अष्टाध्यायी थी, पतंजलि जिनकी रचना महाभाष्य थी। तो यहीं से ही एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आगे कण्व वंश है। ये देखिए इतना इंपॉर्टेंट वंश नहीं है क्योंकि इसके राजा ने ऐसा कुछ कार्य नहीं किया जिसके बारे में क्वेश्चन बन सके, जिसके बारे में जानकारी हम पा सके। तो इस वंश को हम छोड़ देते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं बनता। अगला वंश आता है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का संस्थापक थे सिमुख और सातवाहनों का मूल निवास था महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान जो नगर था वही इनका निवास था और इनकी राजधानी भी यहीं पर थी। सातवाहन के 23वें जो शासक थे गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। माना जाता है कि इनके घोड़े जो थे वो 7 समुद्र का पानी पिया करते थे। पता नहीं किस तरीके से ये पानी पिया करते होंगे, पर ऐसी बात कही जाती है।
वशिष्ठिपुत्र पुलमावी, ये जो शासक था इस पर जो शक शासक था रुद्रदामन, अगला जो वंश आएगा वो शक वंश होगा, तो रुद्रदामन ने इसके ऊपर 2 बार हमला किया था, तो उसके बारे में भी पूछा जाता है। सातवाहन वंश में इनकी भाषा जो थी वो थी प्राकृत और इनकी लिपि जो थी वो थी ब्राह्मणी लिपि, तो इसे भी आप याद रखिए। भूमिदान की परंपरा यहाँ पर प्रचलन में आ गई थी, यानी कि भूमि दान में दी जाती थी। जो ब्राह्मण थे जो पूजा पाठ किया करते थे उन्हें भूमि दान में कर दी जाती थी, यानी कि इस क्षेत्र, यानी कि मान लीजिए ये पूरा क्षेत्र किसी ब्राह्मण के नाम पर कर दिया, अब यहाँ पे जो कर वसूल करेगा वो यही ब्राह्मण करेगा, तो इस तरीके की परंपरा यहाँ पर प्रचलन में आ गई थी। यज्ञश्री सातकर्णी इस वंश का अंतिम शासक था। इस वंश में हिंदू धर्म को सबसे प्रोत्साहन मिला और यहाँ पर वर्णाश्रम व्यवस्था प्रचलन में आई। अगला वंश आता है शक वंश। ये एक पर्यटनशील वंश था, एक जाति थी जो मध्य एशिया से भारत में आई थी। देखिए शक वंश में सूर्य की उपासना होती थी और हिंदू धर्म में भी सूर्य की उपासना की जाती थी, तो इनके जो मान्यताएं थी और हमारी जो परंपराएं थी आपस में मिलती जुलती थी, तो इससे भारतीयों में ये घुल मिल गए। शकों ने कंधार, बलूचिस्तान और कई सारे सिंध वाले एरिया में अपने अधिकार को कर लिया था। इसका एक सबसे प्रसिद्ध शासक था रुद्रदामन। अब इसी से क्वेश्चन बनता है, रुद्रदामन ने गुजरात में जूनागढ़ अभिलेख का उत्कीर्ण करवाया था, यानी कि जूनागढ़ अभिलेख की स्थापना इसने की थी। इससे क्वेश्चन बनता है, ये जो जूनागढ़ अभिलेख था वो संस्कृत का सबसे पहला अभिलेख था और इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। कई बार ऐसे क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में जानकारी मिलती है, तो जूनागढ़ अभिलेख में मिलती है। अगला वंश है इंडो ग्रीक वंश, जिसे पन्नव वंश भी कहा जाता है। तो जो यूनान के लोग जो थे वो उत्तर पश्चिम वाले इलाके में बस जाते हैं, तो वहीं से इस वंश की स्थापना होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वाले इलाके में ये लोग बसे हुए थे और इनकी राजधानी थी तक्षशिला, जो गंधार की राजधानी भी थी। तो इस इलाके में ये लोग बसे हुए थे। इंडो ग्रीक वंश में सबसे प्रथम राजा जो था वो डेमेट्रियस था, जिसने भारत की सीमा पर सबसे पहले अपना कदम रखा था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो राजा है वो था मिनांडर, और इसी से ही क्वेश्चन बनता है। मिनांडर को बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद के नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध ग्रंथ में कौन सा ऐसा यूनानी शासक था जिसका नाम लिखा गया है, तो मिलिंद का नाम लिखा गया है। मिलिंद पन्हो एक पाली भाषा का ग्रंथ है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसमें क्या था, मिलिंद पन्हो में बौद्ध भिक्षु थे नागसेन और ये मिलिंद, इनके बीच जो वार्तालाप होती है, इनके बीच जो बहस होती है, उसके बारे में मिलिंद पन्हो में लिखा जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिए। कई बार क्वेश्चन बनता है कि मिलिंद पन्हो में किस बौद्ध भिक्षु के बारे में जानकारी मिलती है, तो नागसेन के बारे में जानकारी मिलती है और मिलिंद और नागसेन के बीच का संवाद इसमें लिखा गया है। इस वंश के शासक था एक गोदाफार्निस। गोदाफार्निस जो शासक था, इसके शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस वेटिकन सिटी से यहाँ पर आया था और ये प्रथम व्यक्ति था जिसने ईसाई धर्म का प्रचार यहाँ पर किया था। और इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो तख्ते वही अभिलेख से मिलती है, तो आप इसे याद रखिए। गोदाफार्निस ने अपनी राजधानी तक्षशिला को बनाया था। इसके बाद एक वंश आता है कुषाण वंश। ये सबसे इंपॉर्टेंट वंश है। तो पन्नव वंश के खत्म होने के बाद कुषाण वंश प्रचलन में आता है। इस वंश को कहा जाता है कि ये चीन से आया था और यूची जाति से संबंधित था, यानी कि इस वंश के जो शासक थे वो यूची जाति से संबंध रखते थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुषाण वंश ने पूरे इस एरिया को अपने कब्जे में कर लिया था। कुषाणों का प्रथम शासक था कुंजुल कैंटफिसस और मिमक फिसस। तो इसके बारे में भी आप याद रखिए। देखिए कैसे नाम है, पर आप इसी के बारे में थोड़ा सा आइडिया रख सकते हैं। तो विमक्टफिसस जो था वो शिव धर्म को बड़ा मानते थे, यानी कि शिव भगवान को ये मानते थे और इन्होंने अपने सिक्कों पर शिव
नंदी, त्रिशूल के चित्र बनाए थे। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपने सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल के चित्र अंकित किए थे। तो ये कुषाण शासक था विमक्तफिसस। तो इसके बारे में भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद जो शासक आता है वो था कनिष्क। ये महत्वपूर्ण शासक था इस वंश का। तो कुषाण वंश का ये सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने अपना शासन 78 एडी से शुरू किया। कनिष्क ने अपने शासनकाल में गंधार, कश्मीर, सिंध और पंजाब के कई सारे एरिया को अपने अंडर में ले लिया, बल्कि इसने मथुरा तक अपने एरिया को फैला लिया था। कनिष्क ने एक संवत प्रचलित किया था जिसका नाम था शक संवत। अब शक संवत के नाम से ही हमारा कैलेंडर यहाँ पर चलता है। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और इसने अपने शासनकाल में बौद्ध धर्म की चौथी मीटिंग जो संगीति थी उसे करवाया था। तो कश्मीर में करवाई थी, कुंडलवन में। और इस समिति का अध्यक्ष जो था वो था वसुमित्र। और वसुमित्र ने एक पुस्तक लिखी है जिसके बारे में कई बार पूछा जाता है, जिसका नाम है महाभिभाषा शास्त्र। तो इसके बारे में भी आप याद रख सकते हैं। कनिष्क के गुरु थे अश्व घोष, जिन्हें बौद्ध धर्म का तुलसीदास भी कहा जाता है। जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी, उसी प्रकार से अश्व घोष जी ने बुद्ध चरित को लिखा था। तो इसीलिए इसे दूसरा तुलसीदास कहा जाता है। कनिष्क ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपना राजधर्म बनाया था। देखिए, बुद्ध धर्म में दो शाखा थी, हीनयान शाखा और महायान शाखा। अब हीनयान शाखा जो थी वो बुद्ध को गुरु की तरह मानती थी। बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी थी उसी को ये मानती थी। कोई आत्मा को नहीं मानते थे और ना ही कोई मूर्ति पूजा करते थे। पर महायान शाखा जो थी वो आत्मा को भी मानते थे और मूर्ति पूजा भी करते थे। तो महायान शाखा को इसने अपना राजधर्म बनाया था। इसने अपनी राजधानी मथुरा को बनाया था और मथुरा से रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट को गुजारा था। सिल्क रूट जो था वो व्यापार करने के लिए बनाया गया था और इस मार्ग के गुजरने से भारत में सोने की मात्रा जो थी वो काफी बढ़ गई थी। यानी कि यहाँ पर जो मध्य एशिया जो लोग आते थे उस समय दिनार चलते थे, यानी कि सोने के बिस्किट चलते थे, सोने की मुद्रा चलती थी। तो ये जब इस रूट पे जाते थे, इस मार्ग से गुजरते थे व्यापारी, तो उन्हें टैक्स देना पड़ता था, जो ये सोने के बिस्किट यहाँ पर दिया करते थे टैक्स के तौर पर, जिससे भारत में सोने की मात्रा काफी हो चुकी थी। इसने कनिष्कपुर नामक एक नगर बसाया था कश्मीर में और इसलिए इसे दूसरे अशोक के नाम से जाना जाता है। पेपर में क्वेश्चन बनता है कि दूसरे अशोक के नाम से किसे जाना जाता है, तो कनिष्क को जाना जाता है, क्योंकि जैसे अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी उसी तरह कनिष्कपुर की स्थापना इसने की थी कनिष्क ने, तो इसलिए इसे दूसरा अशोक कहा जाता है। इस समय में गंधार कला प्रचलन में आई। देखिए, गंधार कला जो थी वो ग्रीक और इंडो कला से मिलकर बनी थी। उत्तर पश्चिम के इलाके में जो ग्रीक लोग रहा करते थे उनकी कला थी ग्रीक कला और हमारी थी इंडो कला। तो ये दोनों जब मिली तो इंडो ग्रीक कला बनी, जिसे हम गंधार कला कहते हैं। और गंधार कला में कई ऐसी मूर्तियां बनाई गई थी बुद्ध की। कुषाण काल में मथुरा कला भी सबसे प्रचलन में थी, इसे भी आप याद रख सकते हैं। कुषाण राज्य के एक राजवैद्य थे जो थे चरक, जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी और ये आयुर्वेद से संबंधित थी। आयुर्वेद ग्रंथ था चरक संहिता। इसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इस समय नागार्जुन भी थे, जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। तो ये रसायन शास्त्री थे। इससे भी क्वेश्चन बनता है कि भारत के आइंस्टाइन किसे कहा जाता है, तो नागार्जुन को कहा जाता है। नागार्जुन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पारे से अमृत बनाने का दावा किया था। तो इसके बारे में भी कई बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने पारे से अमृत बनाने का दावा किया था, तो नागार्जुन जी ने किया था। कनिष्क के कुल का अंतिम शासक जो था वो था वसुदेव। तो इसके बारे में भी आप याद रखिए। देखिए, ये कला शैली है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जो नागर शैली है वो उत्तर भारत में प्रचलन में होती है और इस समय जो मूर्ति बनाई जाती थी नागर शैली में वो काफी छोटी मूर्ति होती थी और उसका कलर जो होता था वो सफेद होता था। और दूसरी जो शैली है वो है द्रविड़ शैली, जो दक्षिण भारत की शैली है।
इसमें मूर्तियां काफी बड़ी बनाई जाती है और इनका कलर काला होता है। बेसर शैली जो है वो इन दोनों का मिक्सअप है, यानी कि नागर और द्रविड़ शैली जब आपस में मिलती है तो बेसर शैली बनती है और ये मध्य भारत में सबसे ज्यादा प्रचलन में होती है। ये आप देख सकते हैं कि नागर, द्रविड़ और बेसर शैली में मंदिर बनाए गए हैं। नागर शैली में कुछ इस तरीके के मंदिर बनाए जाते हैं, द्रविड़ शैली में इस तरीके के मंदिर बनाए जाते हैं। आपने दक्षिण भारत की कई सारी मूवीज में देखा होगा, तो इस तरीके के मंदिर यहाँ पर बनाए जाते हैं। बेसर शैली इन दोनों का मिक्सअप है, तो इस तरीके के यहाँ पर मंदिर बनाए जाते हैं। तो ये 3 शैलियां हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो आप इसे याद रखिए। तो ये था आज का लेक्चर। अगला लेक्चर जो आएगा वो गुप्त वंश के बारे में आएगा, जिसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपने आसपास सफाई रखिए, पानी को सेव करिए, अपनी सोसाइटी को अच्छा बनाइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।